सो हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो टाइटल से जाने गए हैं कि आज हमारे साथ इस सेशन में बने हुए हैं मिस्टर शुभम, जिन्होंने हाल ही में मई 2024 में जो एग्ज़ाम हुए उसमें स्थापित किया एक बहुत ही ज़बरदस्त कीर्तिमान जी, ऑल इंडिया रैंक 14। क्या बात है। एंड साथ ही साथ उससे भी बड़ी बात कि कॉस्टिंग में बच्चा इतने मार्क्स लेकर आए, जिसमें अक्सर बच्चे ऐसे सरकाजम कसते हैं कि यार इतने में तो अपन 2 पास हो जाते, दोनों के 50-50 के आसपास आ जाते। तो 98 मार्क्स शुभम ने लिए हैं। हम स्वागत करते हैं शुभम का। एंड जो भी ऑडियंस हमारे साथ है भाई, जुड़ जाइए, सेशन को कर दीजिए लाइक। आज लाइक मेरे लिए नहीं, आज लाइक है शुभम के लिए। स्वागत करते हैं शुभम आपका इस सेशन में। और जो भी बच्चे साथ हैं बने हुए, जरा बता दीजिए क्या आपको हमारी आवाज जो है आ रही है बढ़िया तरीके से? एंड आर यू एबल टू सी बोथ ऑफ अस, शुभम एज वेल एज मी? शुभम बेटा क्या हाल है? बहुत अच्छे सर। शुभम कह रहा है बहुत अच्छे। सबसे पहले शुभम आपको बहुत बहुत बधाई बेटा, इतने जबरदस्त मार्क्स लाने के लिए। थैंक यू सर। कैसा फील हो रहा है? सर अभी तो क्लाउड 9 पे फील हो रहा था, और अभी भी लाइक वो वेव है, वो स्टिल गोइंग ऑन है। फील स्टिल नहीं हो रहा गोइंग ऑन कि है भाई, वाइब रैंक है। आया है। वाइब है, शुभम कह रहे हैं वाइब है, बिल्कुल वाइब है। और यार क्लाउड 9 पे होना बनता है। कई बार हम देखते हैं कोई ऐसे लोग क्लाउड 9 पे होते हैं जो डिजर्व नहीं करते, लेकिन अगर ऐसी फीट डिजर्व की है तो पूरा बनता है कि हाँ भाई उस चीज़ को इंजॉय किया जाए। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, ये तो ऐसी अचीवमेंट है जो लाइफ लॉन्ग चेरिश करने वाली चीज़ है। कॉस्टिंग में 98 मार्क्स, साथ में ऑल इंडिया रैंक 14। शुभम से इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे भाई उनकी स्ट्रेटेजीज क्या थी, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या थी। सिर्फ कॉस्ट के लिए नहीं, कॉस्ट के लिए ही नहीं, बाकी सभी चीज़ों के लिए भी जो है पुत्र हम समझेंगे। थ्योरी सब्जेक्ट कैसे किए, कितनी बार रिवीजन की, कितना समय रिवीजन को दिया, सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो किस तरह से कि कितने घंटे पढ़ाई की, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, वगैरह वगैरह। आप सभी हमारे साथ इस सेशन के अंत तक बने रहे। सबसे पहले शुभम ये बताओ बेटा, 11 जुलाई मेमोरेबल डे हो गया आपके लिए। रिजल्ट कितने बजे देखा, कैसे देखा, किसने बताया, क्या माहौल था, पूरा विस्तार से बताओ जरा, खुलकर, तंदुरुस्ती से। सर एक्चुअली 11th को जैसे पता ही था, आईसीआई में बता देते हैं कि 11th को रिजल्ट आएगा। यस। और एक्चुअली मेरे बीकॉम के एग्जाम भी चल रहे थे, तो ओके। आई एम फ्रॉम पंजाब, आई हैव टू गो दिल्ली एवरी डे टू गिव एग्जाम्स। अच्छा। तो उस दिन भी 11 को मेरा एग्जाम था, तो मैं ट्रेन में था, और 10:15 बजे मुझे पापा का कॉल आया। मैंने कॉल नहीं उठाया डायरेक्टली, मुझे पता था क्यों आया है। अच्छा। मैंने डायरेक्टली वेबसाइट को देखा और उसके ऊपर रिजल्ट आ गया था, और मैंने साथ साथ अपना जो एडमिशन रोल नंबर है और जो अपना एग्ज़ाम वाला है ओके। दोनों डाला, और तभी मेरा रिजल्ट है वो रीलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि ट्रेन में थोड़ा फ्लक्चुएट होता है ना नेटवर्क। करेक्ट तो फिर करेक्ट। मैंने पापा को बोला कि आप चेक करो, तो वो बोल रहे थे मैं भी कर रहा हूँ इधर से, और वो भी साइट अभी शायद में भी बिजी चल रही है, ओके। क्योंकि तो फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास ही वो खुल गया, और जब मैंने 502 देखा तो आई वाज लाइक शॉक कि इतने मार्क्स तो नहीं एक्सपेक्ट किए थे। जब 502 देखा तो लाइक समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया है, किसी और का तो नहीं खोल लिया है, जैसा फील हो रहा था शायद। नहीं, ये बड़ी दिलचस्प और बात तुमने बताई कि बीकॉम के एग्जाम चल रहे थे। कौन से ईयर के बीकॉम के, फर्स्ट या सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर सर, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स थे। अच्छा, तो यू आर डूइंग योर बीकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। यस सर। कौन से कॉलेज से कर रहे हो बेटा, या ओपन? सर ओपन लर्निंग। ओके ओके, तो 11 जुलाई को एग्जाम था आपका? यस सर। कितने बजे? सर मेरा एग्ज़ाम 2:30 बजे था, 2 एंड अच्छा। हाफ। और जो ट्रेन जाती है यहाँ से, तो मुझे उसके ऊपर जाना था, तो मुझे पता था कि ऑन द वे रिजल्ट आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पहले से था कि 11 बजे के आसपास रिजल्ट आएगा। सही बात है। तो सबसे पहले जब मार्क्स देखे 502, एक शॉक तो वो लगा, तो आपको 502 देखकर, 502 देखकर लगा कि यार अब रैंक चेक कर लेना चाहिए, आई शुड क्लिक जहाँ पे लिखा होता है चेक योर रैंक? यस सर। तो वो मैंने अपना ट्राई किया चेक करने का, तो वो मेरे पास नहीं ओपन हो रहा था, वही मैंने आपको बताया। ओके। वो पापा के पास खोला कि रैंक आया है, वो उन्होंने बताया कि रैंक आया है। क्या बात मार्क्स है। मैंने बताया, रैंक उन्होंने बताया। तो कैसा लगा जब पापा ने बताया कि भाई ऑलरेडी रैंक आ गया तेरा शुभम पुत्र? क्या फील हुआ उस टाइम पर? तो सबसे पहले तो फुट फुट के रोया। सॉरी, और मैंने शायद ऑल इंडिया रैंक 3 बोल दिया गलती से यार। आई वाज नॉट इन माय जोन, ऑल इंडिया रैंक 14 मतलब। तो कैसा मतलब माहौल था उस समय? सर समझ नहीं आ रहा था, वही बात है कि कुछ पता नहीं लग रहा था कि एक शौक था 502 का, ऊपर करेक्ट। से एक उससे भी बड़ा शौक की 14 रैंक। तो एक इच्छा थी मन में, लाइक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग की रैंक आए आए। राइट बट बेटा। ये था कि 40s वाली लाइन में भी आ जाए चलेगा, नहीं 49 आ जाए, इट विल बी ओनली सफिशिएंट। बिल्कुल परफेक्ट बट बेटा। 14 तो देख के ऐसा हो गया था कि लाइक
बहुत ही बड़ी बात हो गई थी। क्या बात है। इससे पहले कि आगे बढ़े बेटा, अपने सब्जेक्ट वाइज फटाफट से एक बार मार्क्स बताओ ग्रुप 1 के अकाउंट्स, टैक्स और लॉ के। सर अकाउंट्स, एडवांस अकाउंटिंग में 92, ओके लॉ में 69 एंड टैक्सेशन में 82। ओके, और ग्रुप 2 में कितने हैं कॉस्ट ऑडिट और एफएमएसएम में? सर कॉस्ट में 98, ऑडिटिंग में 81 एंड एफएमएसएम में 80। ओके ओके, क्या बात है। तो सबसे ज्यादा इतना एक्सपेक्ट किया था क्या? दो चीजों के बारे में पूछूंगा, एक्सपेक्ट किया था कि नहीं। सबसे पहले तो कि यार ऑल इंडिया रैंक 14 आएगी, ऐसा मतलब एग्जाम्स देने के बाद लगा था कि रैंक तो आ ही जाएगी? सर एग्जाम देने के बाद मुझे था कि 450 क्लोज हो जाएगा ओके मे बी। नंबर ठीक तो है। था उससे कि मे बी कि जैसे लास्ट ईयर का मैंने कैलकुलेट किया था कितने परसेंटेज मार्क्स आते हैं तो रैंक आता है, ओके तो था अगर 460 70 भी आ जाएंगे तो मे बी रैंक आ जाएगी। करेक्ट तो था करेक्ट। कि लास्ट में तो शायद मे बी आ ही जाए। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब दूसरी चीज, कॉस्टिंग का पेपर कैसा हुआ था और क्या उसके बाद लगा था कि भाई आ जाएंगे 98 मार्क्स? सर कोस्टिंग का पेपर मतलब सारे पेपर्स में से सबसे ज़्यादा अच्छा कोस्टिंग का ही गया था। ओके मेरा शुरू से ही स्ट्रेंथ था कोस्टिंग, जैसे अच्छा क्लासेस खत्म होती थी तो मुझे था कि कोस्टिंग को मतलब सबसे ये इजी मोड वाला है ना, ये तो हो जाएगा कोस्टिंग का। तो मुझे ऐसा था कि इसको मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया कि था कोस्टिंग हो जाएगा मेरे क्या बात लिए। इजी लगता था, आपकी क्लासेस ने इतना इजी कर दिया उसको, है। तो ये था कि हो जाएगा भी। तो पेपर भी जैसे मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा गया था मेरा कोर्सिंग का, ओके, और था मुझे कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एग्जामिनेशन तो फुली श्योर था मुझे। अब बेटा एक चीज ये बताओ, ये 100 में से 98 है, ये 2 मार्क्स कहाँ कट गए? क्या तुम्हें पता है कहाँ कटे या नहीं पता कहाँ कट गए? कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था? सर कंपलसरी क्वेश्चन में जो पार्ट 3 था सर, वो रेशियोज वाला, वहां पर मार्क्स कटे हैं सर, मुझे पता है। मतलब नहीं तो और 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते थे, बट चलो। सर वो भी लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा फंबल हो गया मेरे से, ओके, फॉर्मूलाज ऊपर नीचे लिख दिए, मेरे को पता था कि वो मैंने 2 गलत लिख दिए। बट मैं सही बताऊं बेटा आपको भी और जो बच्चे इस समय बैठे हैं, 98 जो है ना, ये मोर देन 100 है। सीए के एग्जाम में 60 नंबर पे एग्जामिशन आ जाती है और ये तो 98 मार्क्स हैं। तो आप यही मान के चलो, मैं भी यही मान के चलूंगा कि भाई ये 100 आउट ऑफ 100 ही है आपके, कोई 2 नंबर का इधर उधर नहीं हुआ। यस अब ये बताओ कि आपने हमारी जब कॉस्टिंग की क्लासेस ली थी तो आपने हमारी क्लासेस क्यों ली? मतलब क्या किसी सीनियर ने गाइड किया था? कहाँ से पता चला कि यार राहुल सर की क्लास लेनी है कॉस्टिंग में? सर, एक तो इंडस्ट्री में आपका फेम ही इतना है कि जिससे भी पूछते हैं हर कोई यही बताता है। मैंने 3-4 अपने जो अभी आफ्टरशिप कर रहे थे उनसे पूछा था, फ्रेंड से। ओके वो बोले कि राहुल गर्ग सर से ले लो आप क्लास, तो कोचिंग के लिए तो किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो। अच्छा, तो आपने डेमो वगैरह देखा था या नहीं? बट उनके कहने पे आपने कर लिया विश्वास? नहीं सर, डायरेक्टली परचेज ही किया था मैंने और कोर्स। परचेज करने के बाद फिर क्या लगा जब कुछ लेक्चर्स देखे कि भाई बढ़िया काम कर दिया या गलती हो गई? क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? सर पहले तो ये लगा था कि बहुत ज़्यादा लेबर करनी पड़ रही है क्योंकि 2-2 बुक्स थी, होम पजल और क्लास पजल, तो ये था कि काम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक बार मन में आया चलो होम पजल रहने देते हैं, क्लास पजल को कंटिन्यू करते हैं। हम्म, बट फिर लगा कि अगर सर ने दिया है तो क्वेश्चंस मिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। राइट बेटा। तो सर ने बहुत रिसर्च करके दिए बुक्स, तो मैंने फिर दोनों बुक्स को कंटिन्यू करा। ओके, और फिर थोड़ा सा लेबर ज़्यादा हुआ बट वो पेड ऑफ भी हुआ लेबर। यस यस यस। यस सर। नहीं नहीं, आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड, क्योंकि क्लास के टाइम पे इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। जो आपने बिल्कुल सही बोला कि यार कॉस्टिंग तो लग रहा था हो जाएगा, कॉस्टिंग में दिक्कत नहीं आएगी प्रिपरेशन के टाइम पे ही। वो इसीलिए कि आपने भी मेरे साथ मेहनत करी, मैंने होम पजल से होमवर्क दिया तो आप बच्चों ने करा। जो बच्चा अब नहीं कर रहा फिर उसका बाकी सब्जेक्ट से लास्ट में फिर थोड़ा सा परेशानी तो होती है। तो जैसे मैं क्लास में नोट्स बनवाता था बेटा, वो सारे नोट्स साथ साथ बनाते थे आप? यस सर। और क्या अहमियत है, मतलब लास्ट डे तक वो नोट्स काम में आते हैं या कुछ और चीज़ आपने रेफर करी थी एग्जाम के आते आते? यस सर, मैंने नोट्स को ही देखा। जैसे मैंने जब अपनी फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट की राइट। तो जो हमारे जो क्लास में नोट्स बनाए थे उनको मैंने एक बार रीड आउट किया, ओके क्योंकि और उसके क्योंकि थ्योरी ज़्यादा होती नहीं थी तो उनको रीड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। फिर करेक्ट। उसके बाद क्लास पजल, फिर ओके होम पजल के क्वेश्चंस बढ़िया प्रैक्टिस बेटा, किए। वेरी गुड। अब ये बताओ मुझे कि अपना फाउंडेशन कब क्लियर हुआ था और अपन ने तैयारी कब स्टार्ट की सी इंटरमीडिएट की? सर जून 2023 में दिया था मैंने अपना अटेम्प्ट, ओके, और 7 अगस्त 2023 को मेरा रिजल्ट आया था फाउंडेशन का। तो मतलब आपने तैयारी 7 अगस्त 2023, ओके राइट। तो आपने क्लासेस कब स्टार्ट करी उसके बाद, अपने रिजल्ट आने के बाद या एग्जाम देने के साथ ही क्लासेस स्टार्ट कर दी थी?
नहीं सर, 16 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हुई 16 अगस्त से, और एग्जाम अपना था मई में। थी। यस सर। और बोथ ग्रुप का पहले से ही श्योर था कि बोथ ग्रुप देने वाले हो बेटा? यस सर। अच्छा, दूसरा ये बताओ, आपने जो क्लासेस करी हैं फेस टू फेस भी करी है कोई क्लास, या सारी ऑनलाइन है? नहीं सर, सारी मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली है। सारी की सारी ऑनलाइन थी प्योरली, और आपने अपने घर यानी कि मानसा पंजाब में बैठकर पढ़ाई करी है? यस सर। तो भाई सभी बच्चे सुन लो जो हमारे साथ सेशन में बने हैं, जो बाद में देखेंगे। कई बार बच्चे कहते हैं कि यार अगर फेस टू फेस क्लास लगाए ना, सिर्फ तभी डिसिप्लिन बनता है, तभी फोकस रहकर पढ़ा जा सकता है और तभी रैंक आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुभम ने बड़े ही क्लियरली बताया कि सारे सब्जेक्ट इन्होंने ऑनलाइन किए थे, घर पर बैठकर पढ़ाई करी, और सेम टू सेम चीज़ हमारा जो स्टूडेंट है, जो एक और बच्चे के कॉस्ट में 98 मार्क्स आए, हिरेश के, उसका भी रैंक आया, तो उसने भी सेम टू सेम बात की कि सर मैंने घर पर बैठकर सारी रिकॉर्डेड क्लासेस देखी और डिसिप्लिन रहकर देखी। तो शुभम आपसे जानना चाहूँगा बेटा, जब 16 अगस्त के आसपास आपने क्लासेस स्टार्ट करी सबसे पहले, तो एक साथ कितने सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट करी थी? सर उस टाइम मैंने अपनी एडवांस अकाउंटिंग की क्लास ली थी, ठीक है। लॉ की, डायरेक्ट टैक्स और कोस्ट। ये ओके, मैंने 4 क्लासेस स्टार्ट की तो थी। आपने 4 सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट किए थे, जिसमें कॉस्ट आप मेरे से पढ़ रहे थे। तो बेटा यस। उस मतलब डेली आप एक क्लास देखते थे? नहीं सर, चारों की चारों हाँ, क्लासेस मतलब होती चारों का थी। एक एक क्लास आप देखते थे डेली। और यस कब सर। जाकर आपका ये खत्म हो गया था सिलेबस इन सभी सब्जेक्ट्स के क्लासेस देखकर? सर जैसे डायरेक्ट टैक्स का मेरा अक्टूबर में खत्म हुआ, ठीक है। और जो मेरा अकाउंट्स था वो मेरा दिसंबर बिल्कुल स्टार्टिंग में हो गया था, 5-6 ओके। दिसंबर को। ओके। लॉ भी मेरा अक्टूबर एंड में खत्म हो गया था। ओके, एंड कॉस्टिंग? और पोस्टिंग सर मेरा जैन तक गया था, ठीक है, ठीक है। अब तो दिसंबर एंड। दिसंबर एंड दिसंबर तक, एंड ठीक बिल्कुल। है। फिर जब यस आपका सर। ग्रुप वन, जब ये वाली क्लासेस खत्म होगी, तो आपने पहले इनको रिवाइज किया या सीधा ग्रुप टू में जो बाकी के सब्जेक्ट थे, ऑडिट और एफएमएस, उसकी क्लासेस स्टार्ट कर दी? नहीं सर, पहले मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी। क्लासेस स्टार्ट करी और सबसे पहले सारी की सारी क्लासेस खत्म करी, यानी कि एक बार। तो ओवरऑल मैं अगर सोच समझूं आपके डिस्कशन से, तो अपनी सारी क्लासेस बेटा कब तक खत्म हो गई थी देखकर, मतलब रिवीजन से पहले? सर मिड फैब तक खत्म हो गई थी। मिड फेब तक, और यानी कि आधा फेब, पूरा मार्च और अप्रैल, ये 2.5 महीने आपने करी है सेल्फ स्टडी। यस सर। अब ये बताओ कि सेल्फ स्टडी जब ये 2.5 महीने पढ़ रहे थे, तो अपना शेड्यूल कैसा रहता था? मतलब एक दिन में ऑन एन एवरेज कितने घंटे की इफेक्टिव स्टडी आती थी अपनी? सर मैंने अपने स्केड्यूल को इस तरह से डेवलप किया था, लाइक आज अगर मैं हूँ, मतलब आज 16 है, तो मुझे पता है कि मैंने 30 तक अपना क्या क्या करना है। ठीक मतलब है। 15 डेज का अपना स्केड्यूल बनाकर मिनिमम चलता था ओके। कि 15 दिनों में कितना कितना करना है। अच्छा। और लाइक जैसे कोर्स की बात करूँ तो मेरा था कि जैसे एक दिन एक चैप्टर के लिए अगर 2 डे देने हैं, ठीक तो है। मेरे को पता है कि 15 चैप्टर है, तो 1 महीने में मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कोर्स सही का। बात है। फर्स्ट रिवीजन हो तो जाएगी। आपने कुल मिलाकर अगर मैं समझूं बच्चे, सभी सब्जेक्ट की कितनी बार रिवीजन हुई अपनी, मिड फेब से लेकर एंड ऑफ अप्रैल तक? सर मेरी अप्रोक्सीमेटली 2.5 रिवीजन हुई है, लाइक 2 तो फॉलो ही है, हाफ मैंने ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले ठीक किए है, हैं। ठीक है। मतलब मिनिमम 2 रिवीजन तो हुई है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 4 या 5 रिवीजन। तो कई बार बच्चे अपने को ऐसा पूछते हैं, सर मिनिमम 4 रिवीजन करनी होगी क्या, 5 करनी होगी क्या? नहीं, तो मैं ये मानता हूँ 2 रिवीजन एनफ है। उसके बाद आप सीधा एग्जाम देने जाएंगे और एग्जाम डे पर आपकी थर्ड रिवीजन क्विक वाली हो ही जाती है। यस सर। ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, जब आपने प्रिपरेशन मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे थे, जब रिवीजन कर रहे थे, तो उस समय पर आपने क्वेश्चंस लिखकर भी देखे थे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के, या सिर्फ पढ़ते थे क्वेश्चंस को, या कुछ क्वेश्चंस करते भी थे? सर लाइक सॉल्व तो करता था मैं नोटबुक पे, बट ऐसा नहीं था कि उनको बहुत ही फेयरली सॉल्व किया था। ओके। क्लासेस के वक्त तो मैंने अपनी नोटबुक्स दोनों प्रॉपरली फेयरली मेंटेन की, जैसे स्कूल राइट। में करते थे हम, ठीक है। क्योंकि वही आगे मेरे को इस्तेमाल करने थे। तो वो बिल्कुल। मैंने अच्छी तरह फॉर्मेट वाइज बनाया। बट ओके। जब खुद से सेल्फ स्टडी किया, तब लाइक रफली अपने हिसाब से जैसे करते होते हैं वैसे किया था, ठीक है। और आंसर मैच कर देते हाँ, थे। मतलब करते थे, कैलकुलेटर पेन रजिस्टर तो रहता था अपने पास? यस सर, वो तो डेफिनेटली यूज करता था। बढ़िया, बढ़िया। अच्छा ये बताओ, बच्चों को एक डाउट बहुत ये रहता है कि यार एग्जाम में वो 3 घंटे का समय जो मिलता है, उसमें एग्जाम हैंडल हो जाता है, मतलब कर सकते हैं कंप्लीट? यस सर, हो जाता है, इजीली हो जाता है। तो क्या स्टार्टिंग से स्पीड बना के रखें, या नॉर्मल चले तो भी हो जाता है? नहीं सर, स्पीड तो सर आपको ऑल ओवर द एग्जाम ही बना के रखनी पड़ती है, ओके। फिर एग्जाम कंप्लीट होएगा। नहीं तो कुछ ना कुछ छूट थ्योरी पोर्शन होता है एंड पे, वो छूट जाता है, फिर रिग्रेट आते है कि छोड़ दिया। राइट, राइट। अच्छा स्पेसिफिकली जानना चाहूंगा शुभम आपसे बेटा, जैसे कॉस्ट का एग्जाम था, तो जो एमसीक्यूज आते हैं 30 मार्क्स के, देखकर समझ में आ रहा था कि क्या आंसर बनेगा 4 में से, या ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी? नहीं सर, एक्चुअली वो क्वेश्चंस भी ऐसे थे कि केस स्टडी अगर पूरी सॉल्व कर ली तो सारे क्वेश्चंस मतलब सॉल्व एग्जैक्टली। हो रहे थे।
तो पूरी केस स्टडी सॉल्व हो गई, तो क्वेश्चंस अपने आप ही टिक लगा रहा क्वेश्चन हो रहे थे, मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट जो क्लास में सीखते हैं उसी से एमसीक्यू बना है। सीधी सी बात है, चाहे वो सीधा पूछ ले या केस स्टडी बनाकर पूछ ले। जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही था, बस ऑप्शंस वाला प्रैक्टिकल ऑप्शंस क्वेश्चन। वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो भाई ये सभी बच्चों के सामने हाथ जोड़ के और बता रहा हूँ, कई बार बच्चे मुझे कहते हैं सर क्लास में ना ऐसा करो सर, केस स्टडी बेस एमसीक्यू करा दो। तो मैं कहता हूँ यार, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया जिसके 5 पार्ट पूछे हैं, उसको आप एमसीक्यू की फॉर्म में समझ लो। तो सॉल्व करने के बाद उसकी 4 ऑप्शन दी होंगी, आपको करेक्ट ऑप्शंस पे टिक करना है। तो जो नॉर्मली क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो मेरे साथ क्लास के अंदर, उसी से एमसीक्यू बनता है। एमसीक्यू कहीं और से नहीं आएगा, विद इन द सिलेबस से ही उत्तर आता है, ठीक है ना। अच्छा शुभम, साथ में ये बताओ बेटा कि थ्योरी को कैसे आपने हैंडल किया, मतलब थ्योरी पेपर में आपने बताया लॉ में कितने मार्क्स थे अपने? सर 69। और ऑडिट में? सर 81। ठीक है। तो थ्योरी में किस तरह से आपने पढ़ाई करी और किस तरह से पेपर अटेम्प्ट किया, थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिए जरा। सर थ्योरी कोस्ट की तो सर मैंने कम्प्लीटली कोस्टिंग था बुक से की थी। अच्छा, नहीं बाकी सब्जेक्ट्स उसमें की भी बात करेंगे। सर लाइक लॉ के लिए तो सर मैंने राइटिंग और लॉ और ऑडिट दोनों से कंप्लीट थ्योरी है, तो राइटिंग प्रैक्टिस मैंने की थी। ठीक है। और प्लस हर चीज़ को मैंने कई बार रिवाइज किया था। लॉ ऑडिट को तो मैंने ओके, दिए थे, मतलब 6-7 रिविजन्स दिए थे। ठीक है। और एग्जाम में जब आपने अपना आंसर लिखा था तो क्या रटा रटाया लिखा था या अपनी लैंग्वेज में लिखते थी चीज़ों को? तो बस कीवर्ड्स याद थे और लैंग्वेज अपनी होती थी। लैंग्वेज अपनी, बिल्कुल परफेक्ट भाई। सारे बच्चे सुन लें, कीवर्ड्स आर द की, मतलब वो इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी इंग्लिश साउंड होनी चाहिए, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करके लिख सकते हैं। टीचर उतना ही चाहते हैं, कोई ये नहीं चाहता है, ना कोई इस चीज़ को चेक कर सकते कि आपने रट्टा मारकर सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मॉड्यूल वाली चीज़ें करी। अच्छा शुभम, साथ में अगली बात बताओ बेटा कि कभी कुछ फ्री टाइम मिलता था पढ़ाई के अलावा पिछले 8-9 महीने में या नहीं? सर मिलता तो था, मतलब जब तक क्लासेस चल रही थी तब तक तो टाइम था, लाइक ओके था। स्कूल गोइंग वाली फीलिंग आ रही थी कि स्कूल जा रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, दैट्स इट। क्योंकि मतलब डेली टू अपने डेली लिए क्लास टाइम देख था। रहे हैं। यस सर। और बट जब सेल्फ स्टडी मोड आ गया था आफ्टर द मिड फैब, तो थोड़ा हेक्टिक हो गया था शेड्यूल, तब थोड़ा अच्छा, टाइम कम मिलता था। ओके ओके। तो कितने घंटे की स्टडी रहती थी अपनी उस टाइम पे? सर सेल्फ स्टडी पीरियड में सर मिनिमम 10 आवर्स, ओके मैक्सिमम टू 15, ओके, 10 से 15 घंटे की डिपेंड स्टडी रहती करता था। यस थी। सर। ओके। जैसे बेटा अपना मानसा पंजाब में आप रहते हो, आपका घर वहाँ पर है, तो आपने सेंटर कौन सा भरा था एग्जाम्स के लिए? सर बठिंडा। तो मानसा से कितने दूर पड़ता है? सर अप्रोक्सीमेटली मेरे घर से 80 किलोमीटर है। तो आप बठिंडा में ही रुके थे एग्जाम्स के लिए, डेली जाते थे एग्जाम देने जब तक एग्जाम थे? नहीं सर, अप डाउन ही करता था, जाके दे के आता अप डाउन ही करते थे, तो कितना समय लगता था एक साइड का? था। सर मिनिमम 1.5 आवर। मिनिमम 1.5 आवर। सही बात है बेटा, सल्यूट है। तो कई सारे बच्चे कहते हैं भाई हमारे पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, अपने घर के पास सेंटर बना होता है लोकल, और तब भी हम सोचते हैं कि अरे यार ऐसा है वैसा है। और यहाँ पे शुभम कह रहे हैं कि वो 80 किलोमीटर ट्रैवल करके 1.5 से पौने 2 घंटे का ट्रैवल करके एग्ज़ाम देने जाता, तो 6 के 6 एग्ज़ाम में ऐसा किया है इसने। और हम जानते हैं कि एग्ज़ाम पे कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट होता है। बट वेरी नाइस शुभम, आपने बहुत ही ज़बरदस्त बेटा रिजल्ट लेकर आया है। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। और अगर आपको कुछ अपनी तरफ से बच्चों को गाइड करना हो, बताना हो कि यार एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं अगर, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, मतलब कुछ भी जो 2-4 चीज़ें आपको लगती है कि यार ये तो मस्ट है कि स्टूडेंट को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इफ़ यू वांट टू हैव द गुड रिजल्ट, वो क्या रहेंगी आपके हिसाब से? सर सबसे पहले तो ये जो मेरे साथ हुआ था कि जब मैंने क्लासेस सारी लगा ली थी, मतलब फरवरी में, ओके। तो मेरे को ये फील हो रहा था कि जो मैंने पढ़ा है अभी तक वो सब वेस्ट है, मुझे कुछ भी याद नहीं था। कोर्स का ही लगा लो। तो मुझे ये था कि चैप्टर्स के नेम भी नहीं याद है, इंटरनल के जो क्वेश्चन है वो तो क्या ही याद होंगे। तो अच्छा। ये ऐसा लग रहा था कि अभी तो क्या ही होगा। बट जैसे जैसे रिवीजन स्टार्ट की तो लग रहा था कि नहीं, रिकॉल अभी हो रहा है। तो उस टाइम पे फेथ बहुत ज़रूरी है। 1 महीना के लिए आपको एक बार रिवीजन देनी पड़ेगी, वंडरफुल। फिर ही आपको लगेगा कि हाँ आपको आता है थोड़ा सा। परफेक्ट, बेहतरीन बेहतरीन बात। बहुत सारे बच्चे मुझसे ही पूछते हैं कि सर मान लो सब्जेक्ट चल रहा है तो साथ साथ रिवाइज करते रहे क्या? मैं उन्हें कहता हूँ कि जब आप स्टडी कर रहे हो, फोकस रहकर जो टीचर बता रहे हो उसे समझते रहो और अपने नोट्स बढ़िया से बनाते रहो, सो दैट जब आप रिवीजन करो तो आपके पास नोट्स हो। शुरू में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे तो मोमेंटम गेन करते जाओगे। और शुभम अगर ऐसी बात बोल रहा है तो भाई सोच लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप भी स्पीड तक पहुंच सकते हो, ईजिली एग्जाम को पास कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आपने पहले दिन उठाया 6 महीने के बाद सब आपको लग रहा है अरे यार मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, तो दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा शुभम, एक और बात यार इंपॉर्टेंट,
बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि सर आप 5 बार रैंक होल्डर हो, आपको क्या पता डर क्या होता है? तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, हमें भी पता है एग्जाम से पहले डर लगता है। तो आपके साथ कैसा होता था, मतलब कोई डर भय कुछ होता था मन में, ऐसा होता था साला देख लेंगे जाके उखाड़ आएंगे बल्ले बल्ले कर देंगे, क्या लगता था? सर डर तो डेफिनेटली लगता था। आई मतलब एक बार तो जब पेपर एग्जाम देने जाना होता था, घर से जब जाते थे, तो लाइक होता था कि साथ में बुक्स लेके जाऊं, बट पापा बोल रहे थे कि बुक्स तो कार में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, जब जा रहे हैं तो एटलीस्ट उस टाइम तो 1.5 घंटा के लिए शांत होना है, कुछ भी कर लो, गाने सुन लो, क्या बात है। इंस्टाग्राम चला लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि उस टाइम का पढ़ा हुआ पेपर में नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो उस करेक्ट। टाइम तो ऐसा होता था कि अपने माइंड को मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रेश रखूं, राइट बेटा। शांति बनाए रखूं, बट वो एंजाइटी लेवल तो पीक पे था। पीक पे था, पीक पे था भाई। सुन लो निकम्मो सारे जितने देख रहे हो सेशन को, कहते हो सर एग्जाम से पहले डर लग रहा है, अटेम्प्ट छोड़ देंगे, अगला दे लेंगे, छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, एग्जाम हॉल तक पहुंचना है, 3 घंटे बैठ के आना है, बेस्ट शॉट दे के आना है, रिजल्ट अपनी फेवर में आएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो शुभम, आप किस बात से समझ सकते हो कि यार पेरेंट्स का, फैमिली का भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। तो आपके मम्मी पापा को भी हमारी तरफ से प्रणाम कहिएगा, हमारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, उन्हें भी विशेष हमारी कन्वे कीजिएगा। आपके पापा क्या करते हैं शुभम? सर मेरे पापा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पापा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, यस। बहुत ही बढ़िया। चलो फिर तो वो स्पेशली हैप्पी होंगे इतने सारे मार्क्स देख कर कि बच्चा इतने अच्छे मार्क्स लेकर आया है। यस। चलिए शुभम, बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। एंड अच्छा, एक बच्चों का अंत में क्वेश्चन आ रहा है, एक ये पूछ लेते हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पूछना है भाई ने एमसीक्यू कहाँ से पढ़े थे? सर आपकी बुक से। सर जो आपने कोस्टिंग एमसीक्यू वाली बुक दी थी, क्योंकि राइट। इतना तो टाइम था नहीं कि एमसीक्यूज के लिए हर सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली टाइम दिया जाए। राइट। तो ये था कि जितने हैं बस वो कवर कर लो, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज प्रैक्टिकली आते हैं, वही प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो एग्जैक्टली। गए हैं यस। तो हो यस। जाएगा। तो भाई जिस बच्चे ने सवाल पूछा है उत्तर सुन लीजिए। शुभम ने कहा कि हमने जो किताब दी थी उसी में से एमसीक्यू किए थे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने तैयारी बहुत अच्छे से करी है, क्लास में सब कुछ पढ़ा है, तो एमसीक्यू उसी में से बनकर आएंगे, आप हैंडल कर सकते हो, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। राइट शुभम बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इन सभी बच्चों की गाइडेंस के लिए। वी आर वेरी हैप्पी। एंड एक बार फिर से हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, एंड जितने ही बच्चे हैं हमारे सबकी तरफ से, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दिस वंडरफुल रिजल्ट। आपने बेहतरीन काम किया है, जिसको हम पूरी तरह से सराहना करते हैं। 98 मार्क्स इन कॉस्टिंग बहुत ही अमेजिंग है, और साथ में चेरी ऑन द केक इज ऑल इंडिया रैंक 14। वी विश यू ऑल द बेस्ट पुत्र फॉर योर फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। यस, चलो बेटा। थैंक